जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एजुकेशन विथ अमित, है ना। हमारे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैं इसे देखिए मेंशन कर रहा हूँ, जॉब एजुकेशन विथ अमित। आप लोग प्लीज़ इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें मैं हर तरह की जानकारियाँ देते रहता हूँ, कंपटीशन की तैयारी करने से संबंधित या अन्य जो भी है। तो देखिए ये जो है हमारा आज का जो टॉपिक है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था, इसके प्रीवियस टॉपिक में संविधान के अनुच्छेद के बारे में आपको बता रहा था। तो उसी का ये जो है नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2 है उस वीडियो का, है ना। जिसमें मैं आपको जो है आज जो है इसमें इसके पहले वाले वीडियो मैंने भाग 1 का भाग 2 के बारे में आपको बता दिया था। आज मैं भाग 3 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें जो है मौलिक अधिकार, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है इसमें जिक्र है। आज मैं विस्तृत रूप से आपको मैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आपको क्या क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो भाग 3 में जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक का। और भाग 3 को एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कि भाग 3 को क्या कहा जाता है। तो भाग 3 को जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, मौलिक अधिकार, हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं तो समझता हूँ और सभी नागरिकों से मैं और जितने भी व्यूअर हैं हमारे, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग कम से कम संविधान के भाग 3, जिसमें आपके मौलिक अधिकार है क्या क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार के बारे में आप विस्तृत जानकारी रखिए, ताकि आपका कोई शोषण न कर सके। तो अब रही बात कि इसको जो है मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। देखिए, मैग्ना कार्टा क्या है ना, कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में जो है वहाँ का जो राजा था, इंग्लैंड का किंग जो था, उसको जॉन थे उस समय, है ना। उन्होंने जो अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया था, इसके तहत मैग्ना कार्टा के तहत उसने जो है कुछ अधिकार दिए थे सामंतों को, वहाँ के नागरिकों को कुछ लिखित में अधिकार दिए गए थे। और यही अधिकार जो है एक तरह से मौलिक अधिकार बना था। ऐसे तो सबसे पहले जो है 1789 में, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले 1789 में जो है फ्रांस में, है ना, संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था। फ्रांस में ही सबसे पहले जो है संविधान के तहत मौलिक अधिकार दिया गया था। अब मैं देखिए आपको बारी बारी से अनुच्छेद के बारे में बताता हूँ कि भाग 3 में जो है कौन कौन से अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार में क्या क्या डिटेल है इसके बारे में। तो पहले अनुच्छेद 12, है ना, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है कंपटीशन के एग्जाम में कि किस अनुच्छेद के तहत जो है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य की परिभाषा, राज्य के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। तो राज्य के बारे में विशेष रूप से जो अनुच्छेद 12 में बताया गया है, जिसमें राज्य का डिफिनेशन कि राज्य क्या होता है, राज्य के क्या क्या अंग होंगे, कौन कौन से भाग जो है राज्य में आएंगे, करेक्ट। उसके बाद में अब चलता हूँ आपको सीधा लेकर के यहाँ, है ना, जिसमें अनुच्छेद 13 देखिए ऊपर में मेंशन है। तो अनुच्छेद 13 में क्या है, इसमें है मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण, यानी उसको जो हम कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में कानून है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। तो देखिए, प्रारंभ में सबको पता होगा, मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया है कि प्रारंभ में जो है ना, भारत के संविधान में 7 बुनियादी मौलिक अधिकार दिए गए थे। संविधान जब बना था ना, तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज के डेट में केवल 6 ही मौलिक अधिकार है। एक जो है संपत्ति का अधिकार जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ये पहले जो है आर्टिकल 31 में मेंशन था। अब इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा हटा दिया गया। देखिए, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1976 में हुआ, ठीक है, और ये 1978 में हुआ। ये दोनों को याद करने के एक आसान सा ट्रिक आपको बताता हूँ। जितने भी जोड़ने वाले काम हुए थे, हुए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और जितने भी हटाने वाले काम हुए थे वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुए थे। मैं जब पढ़ाऊंगा संविधान संशोधन डिटेल से, तो उसमें आपको बताऊंगा। ऐसे में शॉर्टकट ट्रिक दे दिया हूँ आपको। तो आज के डेट में जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिर्फ 6 ही रह गए हैं। जो संपत्ति का अधिकार था पहले, संवैधानिक अधिकार, इसको हटा करके अब एक कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। इसको जो है अनुच्छेद 300A में जोड़ करके, है ना, जो कि भाग 12 में है, उसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, पहला जो है 6 अधिकार जो हमारे हैं, उसमें देखिए 6 अधिकार कौन कौन है, मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। 6 अधिकार में पहला जो अधिकार है आपको है राइट टू इक्वालिटी, है ना, समानता का अधिकार इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये है आपको। उसके बाद जो है नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6ठा आपको मौलिक अधिकार दिया गया है।
तो आपको मैं पहला मौलिक अधिकार में लेकर चलता हूँ, जहाँ से स्टार्ट होता है राइट टू इक्वलिटी, इसको समानता का अधिकार बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें सब जो भी है। तो देखिए इसमें समानता का अधिकार, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि मौलिक अधिकार आखिर है क्या। पढ़ते तो सबको है मौलिक अधिकार के बारे में, देखिए मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है, मैं इसके बारे में देखिए आपको बताता हूँ। देखिए मौलिक अधिकार जो है ना, उस संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है कि इस मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। भौतिक विकास का मतलब क्या हुआ, भौतिक विकास का मतलब ये हुआ कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास, और नैतिक विकास का मतलब हुआ आध्यात्मिक या धार्मिक विकास के लिए। ठीक है, ये मेन है मौलिक अधिकार का मतलब। तो मौलिक अधिकार जो है ना, वो क्या करता है कि राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है नागरिकों को। राज्य आपके खिलाफ कठोर नियम न बना दे, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपको सचेत करता है। ठीक है, यानी कि सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करता है आपको मौलिक अधिकार जो है, जिससे कि है सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कर सकते हैं आप। सरकार और जो कोई दमनकारी नीति आपके खिलाफ लाती है, तो आप ये जो मौलिक अधिकार जो आपको 6 दिए गए हैं ना, टोटल अनुच्छेद आपको 12 से लेकर के 35 तक, इसके अगेंस्ट, इसका सहारा लेते हुए आप जो है कोर्ट में जाकर के आप लोग देखते हैं, अक्सर आप लोग कोर्ट में PIL दाखिल करते हैं, हाँ, अक्सर PIL दाखिल करते हैं कोर्ट में, है ना। ये PIL का पूरा नाम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब आप दायर करते हैं तो इसके तहत आपको मौलिक अधिकारों की रक्षा होता है। आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए इसमें पहला जो है राइट टू इक्वलिटी, जिसमें जो आपको समानता का अधिकार दिया गया है, इसमें अनुच्छेद 14 पहला है, इसमें कानून के समझ समानता, ठीक, कानून की समझ सभी लोग समान होंगे, ये अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी राज्य है ना, राज्य जो है आपको कभी भी किसी नागरिक के साथ धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अब देखिए इसी में अनुच्छेद 15 में कुछ आपको जो है सेक्शन जोड़े गए हैं, जिसमें कि 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, 15 का 5 है, ठीक है। तो अब 15 का 4, अब 15 का 5, अब 15 का 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी 15 का 4 बोलिए, है ना, 15 का 5 बोलिए और 15 का 6, ये सब सेक्शन है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत कुछ सब सेक्शन जोड़े गए हैं, 15 का 4, 15 का 5 और 15 का 6। अब देखिए मैं इसके बारे में आपको वर्णन कर देता हूँ। ऐसे तो है कि 15 का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर समानता रहेगा, लेकिन इसी में कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, जैसे 15 के 4 में जो है आपको ये है SC ST के लिए, SC और ST के लिए आरक्षण जो है ना, SC और ST के लिए जो आरक्षण है, ठीक है, इसमें कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, है ना, OBC भी इसमें आ जाता है, लिखना भूल गया मैं, है ना, ये सभी को जो आरक्षण मिला है ना, वो इसी के तहत मिला है। ये जो आपको आर्टिकल 15 में ही 15 का 4 के तहत ये मिला है आपको। तो 15 का 4 में ये है कि राज्य के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियों, समुदायों के लिए जो है जो आरक्षण वगैरह देते हैं, वो सब इसी में है। आपको नौकरियों वगैरह में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो 15 के 4 में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक। 15 का 5 में भी है, ये जो 15 का 5 है इसमें भी है आपको, है ना, शैक्षणिक संस्थाओं, जितने भी सरकारी या गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था हैं, ठीक है, उसमें भी जो है आपको नामांकन के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है। अब देखिए 15 का 6 क्या है, ये 15 का 6 जो है आपको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। 15 का 6 जो संविधान संशोधन जो हुआ था EWS के लिए, आपको याद होगा 103वां संविधान संशोधन हुआ था। ऐसे तो लाया गया था 124वां था शुरुआत में, ठीक, लेकिन 124वां संविधान संशोधन का प्रयास किया गया था, लेकिन ये वास्तविक में 103वां संविधान संशोधन था, जो कि 2019 में किया गया था इसको EWS के लिए, है ना, EWS यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, EWS, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको बोलते हैं, यानी आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको 10% आरक्षण दिया गया था, उसके बारे में प्रावधान है 15 का 6 जोड़ा गया, ठीक। अब देखिए ये भी एक जुड़ गया, जैसे कि हमने बताया कि इनिशियली 395 अनुच्छेद थे संविधान में, ठीक है, लेकिन बाद में 450 के आसपास से पहुंच गया ना, इसी कारण से पहुंच गए, एक जुड़ते गया संविधान संशोधन के उपरांत। तो ये जो 15 का 6 जोड़ा गया आपको, ठीक है, ये 15 का 6 में ही जो आपको जो है EWS के बारे में प्रावधान है, EWS को जो आरक्षण दिया गया वो 15 के 6 के तहत दिया गया। अब मैं बताता हूँ कि EWS को 15 के 6 में भी सब सेक्शन में 15 का 6 का A, 15 का 6 का B, है ना, ये सब जो जोड़ा गया है, और अनुच्छेद 16 में, ठीक, ये सब जोड़ा गया है EWS के लिए।
तो ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया है, शिक्षण संस्थाओं में 10% का आरक्षण दिया गया है ना, और नियुक्तियों में भी आरक्षण दिया गया है, मतलब कि सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया है 10% का। देखते होंगे राज्य भी निकालते हैं, सेंट्रल भी जो अब वैकेंसियाँ निकालने लगी है उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये 15 के 6 के तहत जो है आपको जो है ये सब आरक्षण का प्रावधान है, ठीक। अब हम अनुच्छेद 16 में चलते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अब आप ये कहोगे कि भाई सार्वजनिक रोजगार यानी कि गवर्नमेंट जो भी रोजगार देती है, अब चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे पीएससी हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडीज हो, तो ये सब जो भी रोजगार देती है उसमें तो अवसर की समानता यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अब इसमें आरक्षण क्यों आ गया? तो ये आरक्षण फिर अपवाद के रूप में जोड़ा गया है, और आरक्षण को हमेशा, मैं आरक्षण के बारे में एक वीडियो में बनाऊंगा कभी, है ना, तो आरक्षण को हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के बारे में, मतलब पॉजिटिव अप्रोच के रूप में लेने के लिए कहा गया है, ना कि नेगेटिव अप्रोच में। नेगेटिव अप्रोच में लेंगे तो बहुत ही इसका नेगेटिव अर्थ निकलेगा, काफी डिस्ट्रक्टिव अर्थ निकलेगा इसका, तो समाज में भेदभाव पैदा हो जाएंगे। तो जब इसको पॉजिटिव अप्रोच में लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आरक्षण क्यों जरूरी है, और जिन लोगों ने भी संविधान लिखने के समय संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उन लोगों ने आखिर आरक्षण को क्यों संविधान में लागू किया, क्यों आरक्षण देश के लिए जरूरी है, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे पॉजिटिव अप्रोच को लेते हुए, तब आपको समझ में आएगा आरक्षण क्यों जरूरी है। तो अभी मैं अनुच्छेद 16 के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं आरक्षण के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊं कि आरक्षण क्यों जरूरी है और आरक्षण से संबंधित क्या क्या अनुच्छेद हैं। तो अब इसमें संविधान सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता है, लेकिन इसी में ठीक है, लेकिन इसी में जो है आपको लिया गया है आपको 16 का 4, इसी में है 16 का 4 सब सेक्शन 16 का 4, ठीक है, जिसमें आप देखे होंगे कि हर एक स्टेट अपना अपना अलग अलग आरक्षण देता है। वो ओबीसी के अंदर में ही एक और ईबीसी भी आरक्षण निकाल देता है, और अनेक जैसे आप जाट आरक्षण वगैरह देखेंगे, और भी हर एक राज्य में अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके लिए आरक्षण जोड़ देता है। तो इस तरह से आप किसी राज्य में तो भाई 75% तक आरक्षण का लिमिट चला जा चुका है किसी राज्य में। जबकि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो विवाद हुआ था 1992 में, ये जो इंदिरा साहनी बनाम इसको बोलते हैं, है ना, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, तो इसके में कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका भी बहुत सारे उल्लंघन हो, जैसे अभी देख लीजिए आप 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया तो टोटल 60% आरक्षण हो गया है सेंट्रल में ही, ठीक है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का उल्लंघन हो जा रहा है। तो इसी में जो है 16 का 4 के अनुसार जो है बहुत सारे राज्य जो हैं अपने अपने वहाँ के नागरिकों को जो है अलग से आरक्षण देती है इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर सरकारी सेवाओं में, ठीक है। तो 16 के 4 के तहत ये प्रावधान है स्टेट के लिए कि अपना आरक्षण वो दे सकती है। जैसे कि आप सुने होंगे मंडल आयोग आया था आपका, है ना, मंडल कमीशन जो आया था, तो मंडल कमीशन का गठन तो ऐसे 1979 में ही हुआ था, मंडल कमीशन का गठन, है ना, मंडल कमीशन गठन 1979 में हो गया था। लेकिन इन्होंने 1980 में अपना रिपोर्ट सौंपा, है ना, और 1990 में जाकर के जब वीपी सिंह की सरकार थी, है ना, वीपी सिंह की सरकार जब थी तो उस समय जो है 27% आरक्षण भी दे दिया गया। उसी समय से ओबीसी वर्ग को एक 27% का अलग से आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया सरकारी नौकरियों में। तो ये 16 का 4 में ही आ जाता है इसका प्रावधान, 16 का 4 जो मैं बता रहा हूँ इसी में ये सब आ जाता है, जो भी आरक्षण बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो बीपीसी सरकार के आने के बाद जो ओबीसी के लिए जो है आपको 70% का आरक्षण हो गया, राइट। अब हम अनुच्छेद 16 कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैं अनुच्छेद 17 में चलता हूँ, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अनटचेबिलिटी इसको बोलते हैं, छुआछूत का अंत। तो आप लोगों को पता हो कि भारत की आज़ादी के समय से बहुत पहले, है ना, यानी छुआछूत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है, काफ़ी अत्याचार पूर्ण व्यवहार था ये छुआछूत वाला, तो उसका अंत किया गया। आपको छुआछूत का नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका काफ़ी सामना करना पड़ा था भीमराव अम्बेडकर जी को, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अब है अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का उन्मूलन। देखिए हुआ यूं कि बहुत सारे अलग अलग से टाइप से जो है उपाधि दे दी जाती थी, किसी को सर की उपाधि, किसी को कैसरी हिंद की उपाधि। बीच में तो ऐसा हुआ था ना कि भारत रत्न की उपाधि को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2 साल के बाद फिर से स्टार्ट कर दिया गया। तो इंडिया में राज्य जो है अपने नागरिकों को किसी अलग टाइप का वो उपाधि नहीं देगा। इससे क्या होता था कि भेदभाव का मामला लगभग आ जाता था नागरिकों के बीच में, ठीक है। इसीलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया है, करेक्ट, ठीक है। जैसे कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और भी जो है अदर को उपाधि आप नहीं दे सकते हैं जिससे कि भेदभाव का पैदा हो। भारत रत्न वगैरह चलेगा, परमवीर चक्र देते हैं, वीर चक्र देते हैं, जो भी ये सब चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम।
देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर में जितने भी आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है राइट टू फ्रीडम में, यानी कि राइट टू फ्रीडम इसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। अब देखिए क्या क्या स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है, तो इसके बारे में देखिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ आज, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है भाई, राइट टू फ्रीडम में आते हैं, करेक्ट, राइट टू फ्रीडम है भाई। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक राइट टू फ्रीडम में आता है, ठीक। अब अनुच्छेद 19 में देखिए क्या है, तो मैंने यहाँ डिटेल से लिख दिया है। अनुच्छेद 19 में एक्चुअली क्या है, अनुच्छेद 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रता भी कर सकते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ, है ना, राइट टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, EXPRESSION, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको क्या क्या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सरकार देती है, यानी भारत में संविधान के द्वारा क्या क्या दी गई है, ठीक है। तो कह रहा पहला तो ये है 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं समाज में, ग्रुप में, ठीक है, ये होता है। इसी में देखिए क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि RTI एक्ट का नाम सुने होंगे आप, ठीक है। तो RTI एक्ट को आप एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, तभी इस पे इतना प्रेशर है कि आप RTI लगाते हैं तो आपको कोई भी जो है संस्था, सरकारी संस्था या PSU संस्था या राज्य की संस्था जो है आपको जवाब देने के लिए बाध्य हो जाती है, बिकॉज की मौलिक अधिकार है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो 19(1) में जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 19 में ही एक सबसेक्शन जोड़ दिया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन को, RTI को, ठीक है। फिर देखिए फिर B में है शांतिपूर्ण बिना हथियार के इकट्ठा होकर के आप कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, है ना, यूनियन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। आज के डेट में जितने भी संघ बड़े देख रहे हैं, RSS का नाम सुने होंगे आप, या अन्य बहुत सारे संस्था संघ बना लेते हैं, ठीक है, मजदूर संघ है और किसान यूनियन संघ है, तो ये सब संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के C के तहत दी जाती है। अब देखिए इसी में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि SIMI है, SIMI का नाम सुने होंगे, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कहिए ये भी तो एक संघ है ना, ये भी तो एक आज़ादी थी इसको बनाने की, लेकिन आप संघ बना सकते हैं, लेकिन सरकार को अगर जो लगा कि आपके द्वारा बनाया गया संघ जो है समाज के लिए या देश के लिए जो है हानिकारक है, ठीक है, कहीं देश को खतरा है या समाज को खतरा है आपके संघ से, तो सरकार के पास पूर्ण राइट है कि उसको जो है बैन कर देगी। उसी के तहत SIMI और PFI वगैरह का आप जो नाम सुने होंगे, इसको बैन कर दिया है सरकार ने, ठीक है। ज़्यादा आय करेंगे तो सरकार के पास पूरा पावर है, आपको पकड़ के अंदर कर देगा और आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उसका, ठीक। अब है जो घ, ठीक है। तो अनुच्छेद के 19 के घ में क्या है, कह रहा भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं आप कहीं भी घूम सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, लद्दाख उद्दाख सब घूम सकते हैं, ठीक है। फिर ई में भारत के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं, कहीं भी घर जाके बना सकते हैं भाई, कहीं भी आराम से रहिए, कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप यूपी में पैदा हुए तो सब सिर्फ आप यूपी में ही घर बना सकते हैं, नहीं, आप जाकर बिहार में बना सकते हैं, आप जाकर के मतलब कि कन्याकुमारी में बना सकते हैं, आप आसाम में बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। अनुच्छेद 20 है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे कि पुलिस आपको पकड़ के, है ना, पुलिस के को डाउट हुआ तो आपको पकड़ ली, तो आपके पास तो कुछ राइट बनते हैं कि आप भाई क्यों पकड़े हो हमको बताओ, ठीक है। आपके पास पूर्ण राइट है कि आपको जो पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ जो है आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि भाई बताओ क्यों हमको पकड़े हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है, करेक्ट। तो ये अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है आपको, ठीक। उसके बाद है अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 21 में जो जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, आपको जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। इसी के तहत अनुच्छेद 21 के ही आवाज उठाने के लिए जो है मानवाधिकार आयोग, जितने भी ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, ये जो है आपके खिलाफ जो है सरकार के आपके पक्ष में सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 21 हो गया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए आपको पता होगा कि जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत, है ना, अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात जब लग जाती है ना, तो सारे मौलिक अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं। लेकिन ये दो जो है अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21, इसको जो है निलंबित सरकार नहीं कर सकती है राष्ट्रीय आपात में भी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। यानी कि राष्ट्रीय आपात जब लग जाती है देश में, ठीक है, तो सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, इसको निलंबित नहीं कर सकती सरकार, ये हमेशा आप ध्यान रखें। यानी कि राष्ट्र में और जो देश में इमरजेंसी लगी हुई है और आपको गिरफ्तार कर लिया सरकार, तो आपके पास पूरा अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21 का सहायता आप ले सकते हैं,
राइट। अब देखिए एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ जाता है कि किस मौलिक अधिकार के तहत जो है, ठीक है, मुफ्त शिक्षा यानी अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था एक, ठीक है, अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है अनुच्छेद 21 ए के बारे में, ठीक है। इसको जो है 2002 में जोड़ा गया था, मैं डिटेल आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसको 2002 में जो है एक संविधान संशोधन हुआ था, उसका नाम था 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसीलिए मैं एग्जाम में आ चुका है कई बार कि किस उम्र के बच्चों को, तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन के तहत, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया और इसको 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद 22, इसमें कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में संरक्षण दिया गया है। तो आज मैं अपना वीडियो अब यहीं पर स्टॉप करता हूं। मौलिक अधिकार के बाकी के जो पार्ट हैं आपको, है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो जितना मैं अभी तक बताया हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दिया हूँ। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करें और हम, ताकि हमेशा ये सब बातें आपके दिमाग में रहे। तो ओके दोस्तों, आप लोगों से प्लीज़ जाते जाते एक बार फिर से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है हमको इतना कंपाइल करने में, ये सबको लिखने में और वीडियो बनाने में। तो आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से। ओके, ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट।